डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। एपिसोड 26 अर्थव का शैतानी रूप दिल दहला देने वाली सजा। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अथर्व की आवाज इतनी डरावनी थी कि आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखा। आदित्य पहली बार अथर्व की आंखों में हल्की नमी देख सकता था। बचपन में 3 साल की उम्र से लेकर अब तक आदित्य ने कभी भी अथर्व की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। आदित्य कुछ कह नहीं पा रहा था। वह जानता था कि अथर्व के लिए उसकी बेटी कितनी मायने रखती है। शायद जितनी उसके लिए रखती है उससे कहीं गुना ज्यादा। अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने कहा, मन्नत को तुम्हारी जरूरत है। वह होश में आते ही सबसे पहले तुम्हारा नाम लेगी। अथर्व ने मन्नत के छोटे से चेहरे की तरफ देखकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अपनी मन्नत के लिए ही जा रहा हूं। तब तक आप इसका ध्यान रखना। कहते हुए अथर्व तेजी से बाहर चला गया। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बिस्तर पर लेटी अपनी राजकुमारी की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद वही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। उससे ज्यादा तुमसे प्यार कोई नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हारी इतनी परवाह कर सकता है। भले वह मुझे पसंद नहीं, पर तुम्हारे लिए वही परफेक्ट है। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसे अथर्व से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अथर्व का रूड और एरोगेंट नेचर बिल्कुल कबीर की तरह था। कबीर जिस तरह से कशिश को डोमिनेट करता था, आदित्य नहीं चाहता था कि अथर्व भी उसकी छोटी सी प्रिंसेस को इस तरह से डोमिनेट करें। पर जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन ही बदल सकता है। अब आदित्य चाहकर भी अथर्व को मन्नत से दूर नहीं कर सकता था, जब तक अथर्व खुद ना चाहे। योजक चिन्ह। कुछ ही देर बाद दिव्या हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसे कुछ भी नहीं बताया गया था। उसे बस एक कॉल आया था जिसमें यह कहा गया था कि मन्नत को हल्की सी चोट लगी है, इसलिए अथर्व उसे लेकर हॉस्पिटल आया है। दिव्या घबराते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ मन्नत के वार्ड के बाहर पहुंची। उसने वार्ड का दरवाजा खोला और घबराते हुए अंदर आई। अंदर आदित्य कुर्सी पर बैठा हुआ था। आदित्य को देखते ही दिव्या ने रोते हुए कहा, क्या हुआ हमारी मन्नत को? दिव्या की आवाज सुनकर आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर दिव्या की तरफ देखा। दिव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आदित्य ने उसे शांत कराते हुए कहा, जान, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। हमारी प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है, वह अपनी स्ट्रांग माँ की तरह है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या तेजी से मन्नत के बेड के पास आ गई। मन्नत का चेहरा देखते ही दिव्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मन्नत के दोनों गाल अभी भी सूजे हुए थे, जिन्हें देखकर दिव्या रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, किसने किया मेरी बेटी के साथ यह सब? कहते हुए उसने मन्नत की गर्दन पर निशान की तरफ देखा। मन्नत के गाल पर भी चोट का निशान था। दिव्या की हालत देखकर आदित्य ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, जान, शांत हो जाओ, हमारी मन्नत को कुछ नहीं हुआ है। उसके डेविल ने उसे हमेशा की तरह बचा लिया। कहते हुए आदित्य की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। वह यही सोच रहा था कि अगर वक्त पर अथर्व मन्नत को बचाने के लिए नहीं पहुंचता तो क्या हो सकता था। आदित्य की बात सुनकर दिव्या भी उसे मजबूती से गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर उनकी बेटी की उम्र ही क्या थी? वह सिर्फ 12 साल की थी और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। उन्हें यही सोचकर घबराहट हो रही थी कि इस हादसे का उनकी छोटी सी मन्नत के दिमाग पर कोई गहरा असर ना हो जाए। काफी देर तक दोनों इसी तरह से फूट फूट कर रोते रहे। जब आदित्य को लगा कि इस तरह से रोने की वजह से दिव्या की तबीयत खराब हो सकती है, उसने दिव्या को खुद से दूर करके उसके आंसू साफ करते हुए कहा, जान, हमारी मन्नत के लिए हमें खुद को संभालना होगा। तुम इस तरह से रोकर खुद की तबीयत खराब नहीं कर सकती। देखो हमारी बच्ची को, हमारी फूल सी नाजुक बच्ची इस वक्त बिस्तर पर इस हालत में पड़ी है। अगर उसने अपनी माँ के आंसू देख लिए तो वह फिर से टूट जाएगी। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने अपने आंसू साफ किए और मन्नत के बेड पर खुद लेट गई। मन्नत का बेड काफी बड़ा था। दिव्या ने मन्नत को अपने सीने से लगा लिया। आखिर वह एक माँ थी, अपने बच्चों को तकलीफ में कैसे देख सकती थी। हजारों मन्नतों के बाद तो उसे मन्नत मिली थी। आदित्य ने एक नज़र दिव्या और मन्नत की तरफ देखा और अपना मोबाइल उठाकर बाहर आ गया। उसने 2-3 बार एक नंबर डायल किया। आखिर में दूसरी तरफ के इंसान ने कॉल उठाते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? क्या अब अपनी बीवी की जगह पर तुम्हें मेरी याद आने लगी है? इस आवाज को सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, कबीर, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? आदित्य की बात सुनकर दूसरी तरफ से कबीर ने कुछ नहीं कहा। कबीर की चुप्पी बता रही थी कि वह सब कुछ जानता है और इस वक्त वह घर पर नहीं बल्कि कहीं बाहर है। आदित्य ने दर्द भरी आवाज में कहा, अथर्व इस वक्त बहुत गुस्से में है, प्लीज उसे संभाल लो। आदित्य शायद पहली बार अथर्व की चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ से कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे बेटे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर वह दर्द में है तो उसे अच्छे से पता है कि वह अपने दर्द को कैसे कम कर सकता है, अपने गुनहगारों को तड़पा तड़पा कर मारकर। कबीर की बात सुनकर आदित्य कुछ कहना चाहता था, पर तब तक कबीर ने दूसरी तरफ से कॉल काट दिया। आदित्य ने खुद से कहा, दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। बाप तो कभी बेटे को किसी चीज के लिए रोकता नहीं, और बेटे को पता है कि उसका बाप कुछ कहेगा नहीं।
पता नहीं कशिश कैसे हैंडल करती हो तुम इन दो मेंटल लोगों को, कहते हुए वह वापस अंदर आ गया। अब तक दिव्या भी मन्नत को गले से लगाकर सो चुकी थी। उन दोनों को सुकून से सोया हुआ देखकर आदित्य ने सुकून की सांस ली और खुद सोफे पर बैठकर प्यार से अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट दोनों औरतों को देखने लगा। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ अथर्व की गाड़ी तेजी से मुंबई से बाहर के इलाके की तरफ जा रही थी। अथर्व बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, पर उसका चेहरा जितना शांत था उसके अंदर उतना ही बड़ा तूफान चल रहा था। उसकी आंखों के सामने मन्नत का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा, उसके दोनों गोरे गोरे सूजे हुए गाल, उसकी मदद के लिए उसका नाम लेकर चिल्लाना, सब कुछ घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहरा हो जाएगा। कुछ देर बाद अथर्व की कार एक बड़े से खंडहर के सामने आकर रुकी। अथर्व तेज कदमों से कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया। अथर्व के पीछे एक और कार थी, जिसका दरवाजा खोलकर आयुष बाहर आया। आयुष भी इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। वह हमेशा की तरह चुलबुला मस्ती करने वाला आयुष लग ही नहीं रहा था। अथर्व और आयुष दोनों ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। इस वक्त वह किसी माफिया की तरह लग रहे थे। अथर्व तेज कदमों से खंडहर की तरफ जा रहा था और आयुष भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। कुछ ही देर में दोनों खंडहर के अंदर थे। खंडहर के अंदर से तेज चिल्लाने की आवाजें उनके कानों में सुनाई दे रही थीं, जिसे सुनकर दोनों के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। दोनों चलते हुए खंडहर में बने एक रूम के अंदर आ गए, जहां पर 3 लोगों को बिना कपड़ों के जंजीरों से बांधा गया था और उनकी बॉडी पर लगातार कट के झटके दिए जा रहे थे। उनकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था, पर इस वक्त वे कितने दर्द में थे ये सिर्फ उनकी चीखें बता रही थी। अथर्व ने हाथ के इशारे से अपने बॉडीगार्ड्स को रुकने के लिए कहा। अथर्व का इशारा मिलते ही सभी बॉडीगार्ड्स ने उन तीनों को कट लगाना छोड़ दिया। अथर्व ने कार्तिक के पास जाकर उसका झुका हुए चेहरा को बालों से पकड़कर ऊपर उठाकर दांत पीसते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे अपने अंदर की गर्मी मिटाने की, तो आज तेरे अंदर की गर्मी मिटेगी। कहते हुए अथर्व ने पीछे पलट कर देखा तो बॉडीगार्ड्स ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद अथर्व और आयुष किंग साइज सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों की आंखें बेहद शैतानी तरीके से चमक रही थी। सामने कई सारे पहलवान जैसे दिखने वाले लोग खड़े थे, जो नेकेड कार्तिक और उसके दोनों दोस्तों को बेहद ललचाई नजरों से देख रहे थे। अथर्व ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, शुरू हो जाओ। अथर्व की बात सुनते ही वह पांचों लोग कार्तिक और उसके दोनों दोस्तों पर टूट पड़े। इस वक्त वहां पर सारे बॉडीगार्ड्स, अथर्व और आयुष मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने कार्तिक, शिवम और अखिल को उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सजा मिल रही थी। किसी की भी आंखों में उनके लिए न ही दया थी, न ही कोई रहम। अथर्व की आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। आयुष भी आज बिल्कुल अथर्व की तरह इमोशनलेस लग रहा था। कार्तिक, अखिल और शिवम की चीखें इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी बता सकता था कि इस वक्त वो कितने दर्द में हैं। वही पांचों आदमी खुद को संतुष्ट करने में लगे हुए थे। जैसे ही एक के ऊपर से पहला हटा, दूसरा उसके ऊपर सवार हो जाता। करीब 3 घंटे तक उनकी चीखें अंधेरे रूम में गूंजती रही। आखिर में वो तीनों ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेजान होकर बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही अथर्व ने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उन्होंने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद खराब कंडीशन होने के बावजूद कार्तिक, शिवम और अखिल को जंजीरों से बांधा गया था और उनके पैरों पर आग लगाई गई थी। उनकी आधी बॉडी जल रही थी। बेहोश होने के बाद भी दर्द की वजह से उन्हें होश आ गया था और वो चीख रहे थे। उनकी बॉडी पर आग फैल नहीं पाई थी, क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। ठंडा पानी डालते ही उनकी चीखें फिर से गूंजने लगीं। जैसे ही उनकी चीखें बंद होती, दोबारा उन्हें आग लगा दी जाती। पर उनका बॉडी पार्ट पूरी तरह से जलने से पहले ही दोबारा उनके ऊपर पानी डाल दिया जाता। उनकी हालत इस वक्त इतनी खराब हो गई थी कि वो खुद के लिए सिर्फ मौत की दुआ मांग सकते थे। पर मौत उन्हें इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाली थी। उन्होंने माफिया किंग की होने वाली क्वीन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की थी। ऐसे में कैसे अथर्व राठौर ने उन्हें इतनी आसानी से माफ कर सकता था। काफी देर बाद वो तीनों पूरी तरह से बेजान हो चुके थे। शायद मौत के काफी करीब आ चुके थे। अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, इन तीनों में से कोई भी नहीं मरना चाहिए। याद रखना, अगर इन तीनों में से किसी की मौत हुई तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। अथर्व की धमकी सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए, क्योंकि इन तीनों की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कोई भी किसी भी वक्त दम तोड़ सकता था। डॉक्टर ने अपना इलाज स्टार्ट कर दिया। बॉडीगार्ड्स की तरह अथर्व ने उन्हें भी धमकी दे दी थी कि इन तीनों की मौत नहीं होनी चाहिए। अथर्व कैसे उन्हें इतनी जल्दी मरने दे सकता था, जब तक वह उन्हें इतना टॉर्चर न कर ले कि उसके दिल को सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अथर्व अभी उन तीनों को देख ही रहा था, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर अथर्व की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा तो मोबाइल पर आदित्य का नाम फ्लैश हो रहा था। आदित्य का नाम देखकर अथर्व ने बिना देरी के कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आदित्य ने घबराते हुए कहा, कहाँ हो तुम? मन्नत नींद में बड़बड़ा रही है और बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। प्लीज जहां हो जल्दी आ जाओ। आदित्य की बात सुनकर अथर्व चिल्लाते हुए बोला, मैं आ रहा हूं। कहते हुए अथर्व खंडहर से दौड़ता हुआ बाहर की तरफ भाग गया। अथर्व की हालत देखकर सब समझ गए थे कि अथर्व ये सब मन्नत की वजह से कर रहा है। उन्होंने आज से पहले अथर्व को कशिश और मन्नत के अलावा कभी किसी की परवाह करते हुए नहीं देखा था। कशिश पर तो ऐसी कंडीशन कभी कभी आने ही नहीं देती थी, इसलिए उसने कभी कशिश के लिए भी इस तरह की हरकत नहीं की थी।
मन्नत, वह दुनिया में इकलौती और पहली इंसान थी जिसके लिए अथर्व के चेहरे पर परेशानी थी। ये कहानी है 18 साल की नटखट सी आलिया की जिसने बाहरी दुनिया कभी भी नहीं देखी। आलिया की जिंदगी में उसके दादाजी के अलावा कोई भी नहीं है। आलिया के दादाजी ने आलिया को अपने दुश्मनों से बचाए रखने के लिए हमेशा उसे कभी मेंशन से बाहर कदम ही नहीं रखने दिया। अब उन्हें अपनी आलिया के लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसे उनकी तरह ही प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी बचपन की सहेली से उनके इकलौते पोते जिसे दुनिया हार्टलेस किंग के नाम से जानती है उसका हाथ अपनी नटखट सी आलिया के लिए मांगा। दूसरी तरफ अर्जुन राठौर जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उसे लड़कियों से नफरत हो गई। वो कभी भी किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, नहीं किसी लड़की को अपनी लाइफ में आने देना चाहता था, पर अपनी दादी की जबरदस्ती की वजह से उसे करनी पड़ी। नटखटी आलिया से शादी। क्या होगा जब चुलबुली से आलिया मिलेगी। अथर्व खुद ही ड्राइव करते हुए अस्पताल की तरफ जा रहा था। उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड भी थे। अथर्व के बगल में आयुष बैठा हुआ था। उसने घबराते हुए कहा, अथर्व, गाड़ी की स्पीड कम करो, हमें इतनी जल्दी नहीं मरना है। मुझे मेरी स्वीट हार्ट के लिए जीना है और तुम्हें तुम्हारी मन्नत के लिए। गाड़ी की स्पीड कम करो। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। अथर्व की धमकी सुनकर आयुष ने अपने मुंह पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अभी तक तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मेरी साक्षी भी बड़ी नहीं हुई। उसके बड़े होने का वेट करते करते कहीं मैं वजन ही ना मर जाऊं। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा ले। मुझे साक्षी के बड़े होने के बाद उसके के साथ अपने 2-4 छोटे छोटे बच्चे चाहिए। आयुष की बकवास सुनकर अथर्व का दिल कर रहा था कि वह सच में आयुष को नीचे फेंक दे, पर इस वक्त उसके लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी मन्नत। इसलिए उसने आयुष की बातों पर और उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से गाड़ी चलाता रहा। अथर्व ने 2 घंटे का रास्ता महज आधे घंटे में तय कर दिया था। वो लोग जहां से आए थे वह एरिया मुंबई के बाहर था और हॉस्पिटल मुंबई के बीचों बीच में। कार को रोकते ही अथर्व तेजी से दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ अस्पताल के अंदर भाग गया। वहीं कार से बाहर निकलकर आयुष उल्टी करने लगा, क्योंकि अथर्व इतनी स्पीड से गाड़ी लेकर आया था कि अब आयुष खुद को और नहीं संभाल सकता था। उसने उल्टी करने के बाद खुद से कहा, हे भगवान, अगली बार से मैं गलती से भी इस इंसान के साथ नहीं बैठूंगा। क्या पता यह मुझे तेरे पास पहुंचा दे। कहते हुए आयुष भी खुद को संभाल कर अस्पताल के अंदर आ गया। वही अथर्व दौड़ता हुआ सीधा कॉरिडोर से मन्नत के वार्ड के अंदर आ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। अंदर जाकर उसने देखा तो मन्नत सुकून से सो रही थी। उसने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने उसे आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। दिव्या धीरे धीरे मन्नत को थपथपा रही थी। शायद अभी अभी मन्नत सोई थी। अथर्व आदित्य के साथ कॉरिडोर में आ गया। अथर्व की हाइट अब आदित्य से भी ज्यादा ऊंची हो चुकी थी। आदित्य हाइट में कम नहीं था, पर अथर्व उसके सामने थोड़ा ज्यादा ही लंबा था। आदित्य ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, उसे जरूरत है तुम्हारी। वह सबसे ज्यादा तुम पर डिपेंड रहती है। जब भी उसे कोई तकलीफ होती है या फिर डर लगता है, उसके मुंह से मां की जगह पर डेविल निकलता है। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने आसमान की तरफ देखा। अभी रात के 2:30 बजे बज रहे थे। चांद अभी भी आसमान में चमक रहा था। अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि वह मेरी है, इसलिए उसके मुंह पर सिर्फ मेरा नाम होता है। अथर्व की बात सुनकर आज आदित्य ने उसे पर गुस्सा नहीं किया, वरना हमेशा अथर्व की ऐसी बातें आदित्य का गुस्सा बढ़ाने का काम करती थी। उसने अथर्व के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम मन्नत को कभी खुद से दूर नहीं जाने दोगे, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। बस इतना कहूंगा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। वह मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी है। बहुत मिन्नतों के बाद मिली है वह हमें। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, जितनी मिन्नतें आपने की हैं उससे ज्यादा मैंने की हैं। अथर्व की बात सुनकर आदित्य के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वह जानता था कि बचपन से लेकर बड़े होने तक अथर्व कशिश के काफी क्लोज होने के साथ साथ दिव्या के भी क्लब के क्लोज था। जब अथर्व छोटा था, लगभग 4 या 5 साल का, तब उसने काफी बार दिव्या को रोते हुए देखा था। दिव्या की शादी के काफी सालों बाद भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तब छोटा सा अथर्व और दिव्या साथ में मिलकर भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी लाइफ में एक छोटी सी शहजादी आ जाए। पुरानी बातें याद करके आदित्य मुस्कुरा ही रहा था। तभी अथर्व ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिलहाल आपको घर जाकर आराम करने की जरूरत है, वरना कहीं बुढ़ापे में आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अथर्व के मुंह से खुद के लिए बूढ़ा सुनकर आदित्य, जो कि मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मैं तो अभी भी जवान हूं। कहते हुए आदित्य मुंह बनाकर वहां से बाहर चला गया। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। वह बस चांद को एकटक देखता रहा। चांद को देखते हुए उसने कहा, तुम मेरा वह चांद हो मन्नत, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा, हमेशा। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने फिर से मन्नत का दर्द भरा चेहरा नजर आ गया, जिसे याद करके अथर्व के हाथों की मुट्ठी बंध गई। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे गुनहगारों को इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी, उनकी मौत दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक होगी। कहते हुए अथर्व वापस मन्नत के वार्ड में आ गया। दिव्या मन्नत को अपने सीने से लगाकर बेड पर लेटी हुई थी और सीलिंग को देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। ये सोच करके उसकी छोटी सी बच्ची ने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। दिव्या ना ही सुकून से सो पा रही थी ना ही रो पा रही थी, क्योंकि अगर वह रोती तो उसके रोने की आवाज मन्नत के कानों में पड़ती।
जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अथर्व ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और वह दिव्या की तरफ आ गया। उसने दिव्या के माथे पर हल्के से किस करते हुए कहा, वह ठीक हो जाएगी आंटी। अथर्व की आवाज़ सुनकर दिव्या ने बस आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। काफी सालों बाद अथर्व उसके साथ बचपन के अथर्व की तरह बर्ताव कर रहा था। अथर्व धीरे धीरे दिव्या के माथे पर हाथ फेरने लगा। दिव्या भी अथर्व के इस तरह से हाथ फेरने की वजह से जल्दी ही मन्नत को सीने से लगाकर सुकून की नींद सो गई। अथर्व ने सोफे की तरफ देखा, जहां पर आदित्य नहीं था। शायद वह बाहर चला गया था। अथर्व चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने अपना मोबाइल निकालकर अपने असिस्टेंट आकाश को कॉल किया। कुछ देर में आकाश अथर्व का लैपटॉप लेकर वहां पर आ चुका था। अथर्व रात भर टेबल पर अपना लैपटॉप रखकर उस पर कुछ काम करता रहा। एक पल के लिए भी उसने मन्नत पर से अपनी नजरें नहीं हटाई। वह काम करते हुए हर 2 सेकंड में मन्नत को देखता रहा, कहीं मन्नत घबरा तो नहीं रही। पर पूरी रात मन्नत सुकून से सोती रही और दिव्या भी। रात भर आदित्य रूम में नहीं आया, शायद वह दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया था। अगली सुबह के 7 बजे अथर्व बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। दिव्या भी उठकर आदित्य से मिलने के लिए दूसरे रूम में चली गई थी। मन्नत इस वक्त बिस्तर पर अकेली सो रही थी। तभी नींद में ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने घबराते हुए कहा, डेविल, हमें बचाओ, मन्नत को मार रहा है। डेविल, हमें बचाओ, कहते हुए मन्नत नींद में ही रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दिव्या और आदित्य, जो कि दरवाजे से अंदर आ रहे थे, दोनों दौड़ते हुए अंदर आ गए। मन्नत को इस तरह से रोते हुए देखकर दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन दोनों ने मन्नत को जगाने की कोशिश की पर मन्नत उठ नहीं रही थी। वह नींद में ही चिल्ला रही थी। दिव्या और आदित्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अथर्व, जो कि बाथरूम में था, वो दौड़ता हुआ बाथरूम से बाहर आया। उसने इस वक्त सिर्फ लोअर पहना हुआ था। उसकी शर्टलेस बॉडी किसी मेल मॉडल से कम नहीं थी। पर इस वक्त किसी का भी ध्यान अथर्व पर नहीं था। अथर्व दौड़ता हुआ मन्नत के पास आया। उसने झटके से मन्नत को बिस्तर से उठाकर अपनी गोद में लेकर अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, डोंट पैनिक एंजल, आपके डेविल यहीं पर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अथर्व थोड़ा प्यार से मन्नत के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। मन्नत की भी आंख खुल चुकी थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखा और फिर अथर्व की तरफ देखकर रोते हुए कहा, डेविल, डैडी, गंदे लड़के ने मन्नत को मारा, मन्नत को दर्द हो रहा है, कहते हुए मन्नत फिर से रोने लगी। मन्नत की बात सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर अथर्व का दिल कर रहा था कि वह फिर से कार्तिक और उसके दोस्तों को टॉर्चर करने के लिए चला जाए। पर पहले मन्नत को शांत करना जरूरी था। उसने मन्नत को प्यार से अपने सीने से लगाते हुए कहा, डोंट वरी, आपके डेविल हैं ना, आपके डेविल उन सबको सबक सिखाएंगे, आपको अपने डेविल पर भरोसा है ना। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और अपना सिर 2-3 बार हाँ में हिलाया, जिसे देखकर अथर्व के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने मन्नत के माथे पर अपने होंठ रखे और उसे बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, आप तो मेरी स्ट्रांग मन्नत हो ना, तो आप इस तरह से छोटी छोटी बातों से कैसे घबरा सकती हो, सो जाओ। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आप यहां से मत जाओ, वरना वो फिर से आ जाएगा, आप हमारे पास रहो, कहते हुए मन्नत अथर्व का हाथ अपने दोनों गालों के नीचे रखकर अपनी आंखें बंद करके लेट गई। अथर्व भी उसके बगल में ही बैठ गया। दिव्या और आदित्य ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और वो दोनों वहां से बाहर चले गए। वो जानते थे कि अथर्व के होते हुए मन्नत को उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा उन्हें इसी बात का बुरा लगता था, पर आज पहली बार उन्हें ये देखकर अच्छा लग रहा था कि अगर उन दोनों को कुछ हो भी गया तो भी कोई ऐसा है जो उनकी मन्नत की फिक्र उनसे ज्यादा करता है, जो उनकी मन्नत का ध्यान उनसे ज्यादा रखता है। बाहर आकर दिव्या ने आदित्य के सीने से लगाते हुए कहा, मुझे अब हमारी मन्नत की कोई टेंशन नहीं है, चाहे हमारे हजारों दुश्मन क्यों ना हो, पर अथर्व एक अकेला ही उन हजारों से लड़ने के लिए काफी है। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने बस प्यार से दिव्या के माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें घर जाकर फ्रेश होकर आ जाना चाहिए। अथर्व यहाँ है और मन्नत के लिए भी उसके कपड़े लाने चाहिए। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने हामी भरी। दोनों कुछ ही देर में मेंशन के लिए निकल गए। वहीं मन्नत अथर्व का हाथ मजबूती से पकड़कर सुकून से सो गई थी। अथर्व प्यार से उसके चेहरे को निहार रहा था। अगर उसे दिन भर भी यह काम करने के लिए कहा जाए तो भी अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बिना पलके झपकाए अपनी एंजल को दिन रात देखता रह सकता था। काफी देर तक अथर्व मन्नत के पास इस तरह से बैठा रहा। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर अथर्व ने देखा तो यह आयुष का कॉल था। उसने कॉल उठाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड। दूसरी तरफ से आयुष ने कहा, अथर्व, साक्षी कल से बहुत रो रही है, वह मन्नत से मिलना चाहती है, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गया हूँ, प्लीज एक बार उसे मन्नत से मिलने दो। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और आयुष छोटी सी साक्षी का हाथ पकड़कर अंदर आ गया। साक्षी की भी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मन्नत उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी और वह हमेशा मन्नत का ध्यान छोटी बहन की तरह रखती थी। उसे यह अपनी गलती लग रही थी कि कल उसने मन्नत को अर्नव के साथ अकेले जाने दिया। अर्नव तो कल शाम तक सब लोग स्टोर रूम में बेहोश पड़ा मिला था। वह भी इस वक्त अस्पताल में एडमिट था।
साक्षी दौड़ते हुए जाकर मन्नत के बगल में खड़ी हो गई। उसने अथर्व के सामने मन्नत को छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि अथर्व को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साक्षी ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी मन्नत, हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाए, हम बिल्कुल भी अच्छी दोस्त नहीं हैं, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम हमें जो भी पनिशमेंट दोगी हम वह पनिशमेंट एक्सेप्ट करेंगे, पर तुम ठीक हो जाओ। कहते हुए साक्षी आंसू भरी आंखों से मन्नत के छोटे से चेहरे की तरफ देख रही थी। अथर्व का ध्यान तो एक पल के लिए भी साक्षी पर नहीं गया था, वह तो बस अपनी जान, अपनी मन्नत को देख रहा था। आयुष जल्दी से साक्षी के पास आ गया। उसने साक्षी को अपने गले से लगाते हुए कहा, कपकेक, डोंट क्राई, मन्नत ठीक हो जाएगी। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने अपना आंसू भरा चेहरा ऊपर उठाकर आयुष की तरफ देखते हुए कहा, सच में ना। आयुष ने साक्षी के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, सच में। अब रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल मंजुलिका लगती हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी फ्यूचर होने वाली गर्लफ्रेंड मंजुलिका लगे। आयुष की बात सुनकर साक्षी के गाल गुलाबी हो गए। आयुष ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आयुष की बात पर साक्षी ने कुछ नहीं कहा। आयुष साक्षी का हाथ पकड़कर उसे लेकर वार्ड से बाहर चला गया। एपिसोड 28 डेविल रेप क्या होता है। ही गाइज, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अथर्व को मन्नत के पास बैठे बैठे वहां पर 3 से 4 घंटे हो चुके थे। दवाइयों के असर की वजह से मन्नत गहरी नींद में चली गई थी। दिव्या और आदित्य भी वापस आ चुके थे। उन्होंने अथर्व को फ्रेश होने के लिए कहा, पर अथर्व मन्नत को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर में थक हार कर उन्होंने अथर्व को जाने के लिए कहना बंद कर दिया। आखिर में 4 घंटे के बाद सबकी शहजादी की आंख खुल गई। वह अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। मन्नत ने अपने बगल में खड़े अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डेविल। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ हवा में लहरा दिए। मन्नत को देखकर अथर्व समझ गया कि मन्नत को क्या चाहिए। उसने मन्नत को अपनी गोद में लिया और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। कुछ देर बाद अथर्व मन्नत को नहलाकर बाहर आया। इस वक्त रूम में दिव्या और आदित्य नहीं थे। मन्नत अथर्व के सीने पर अपना सिर रखकर चुपचाप टुकुर टुकुर अथर्व के चेहरे की तरफ देख रही थी। अथर्व ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, क्या हुआ मन्नत। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, डेविल। मन्नत को अभी भी डर लग रहा है, अगर वह गंदा लड़का मन्नत के पास आ गया तो। देखो, उसने मन्नत को यहाँ पर चोट दी। मन्नत को बहुत दर्द हुआ। मन्नत ने उसे बोला कि वह मन्नत को छोड़ दे, वरना डेविल उसे बहुत पीटेंगे। पर उसने नहीं छोड़ा। देखो, मन्नत की ब्यूटीफुल स्किन पर ये निशान रह जाएंगे, फिर मन्नत ब्यूटीफुल नहीं लगेगी ना। कहते हुए मन्नत सिसकने लगी। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मन्नत हमेशा से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल थी और हमेशा सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल रहेगी। मैंने डॉक्टर अंकल से कहा है कि वह मन्नत को मैजिकल क्रीम दे दें, फिर मन्नत के सारे जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे और मन्नत पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा, सच में मन्नत पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। अथर्व ने उसकी नाक को प्यार से खींचते हुए कहा, हाँ, मेरी मन्नत पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दिव्या वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने मन्नत और अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत। कहते हुए वह चुप हो गई। मन्नत छोटे से बेड पर बैठी हुई थी और अथर्व प्यार से उसे देख रहा था। उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर दिव्या के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। अथर्व अब बच्चा नहीं रहा था, वह 19 साल का नौजवान हो गया था और मन्नत भी अब बड़ी होने लगी थी। उसकी बॉडी की ग्रोथ होने लगी थी। ऐसे में जो हादसा मन्नत के साथ हुआ था उसके बाद दिव्या के दिमाग में ऐसे ख्याल आना नॉर्मल था। दिव्या घबराते हुए मन्नत के पास आ गई और उसने अपने सीने में मन्नत को छुपा लिया। दिव्या का बर्ताव देखकर अथर्व की आंखें ठंडी हो गईं। वहीं मन्नत ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मम्मा क्या हुआ, आप क्यों डर रही हो। दिव्या ने मन्नत की बात पर कुछ नहीं कहा। इसी वक्त रूम का दरवाजा खोलकर आदित्य अंदर आया। अंदर आते ही उसने देखा कि अथर्व ठंडी नजरों से दिव्या की तरफ देख रहा है। अथर्व को देखकर वह कंफ्यूज हो गया। उसने खुद से कहा, इसके अंदर का ठंडा शैतान फिर से जाग गया। सोचकर वह अंदर आ गया। दिव्या ने अभी भी मन्नत को अपने सीने से लगाया हुआ था। अथर्व ने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और तेज कदमों से रूम से बाहर चला गया। अथर्व के बाहर जाते ही दिव्या ने मन्नत को खुद से दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, मन्नत क्या आप नहाने के लिए गई थी। दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्यों मम्मा, क्या हुआ है। मन्नत के सवाल पर दिव्या ने कहा, बच्चा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं ना, क्या आप अकेले नहाने के लिए गई थी। दिव्या की बात पर मन्नत ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, नहीं, डेविल मुझे नहलाने के लिए लेकर गए थे। मन्नत की बात सुनकर दिव्या प्यार से मन्नत को समझाते हुए कहने लगी, मन्नत अब आप बड़ी हो चुकी हो, आपको अकेले नहाना सीख जाना चाहिए। इस तरह से आपके डेविल आपको नहीं नहला सकते, वह लड़के हैं ना और वह बड़े हो चुके हैं। दिव्या की बात सुनकर मन्नत कंफ्यूज हो गई। वहीं आदित्य दिव्या के चेहरे की परेशानी देखकर समझ गया कि दिव्या क्या सोच रही है। आदित्य ने दिव्या को मन्नत से दूर करके मन्नत की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मन्नत बच्चा, मुझे बताओ कि जब आपके डेविल आपको नहलाते हैं तो आपको गंदा लगता है। आदित्य की बात सुनकर मन्नत फिर से कंफ्यूज हो गई।
पर अगले ही पल उसने प्यारी सी स्माइल के साथ अपना सिर नामे हिलाया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब वह गंदा लड़का आपको टच कर रहा था तो आपको कैसा लग रहा था? आदित्य की बात सुनकर मन्नत ने घबराते हुए कहा, डैडी, मुझे बहुत गंदा लग रहा था। वह बहुत गंदा है। वह मन्नत को गंदी गंदी जगहों पर टच कर रहा था और मन्नत को बाइट भी कर रहा था। मन्नत की बात सुनकर आदित्य ने दिव्या की तरफ देखा, जो परेशान सी चुपचाप खड़ी मन्नत को देख रही थी। मन्नत की मासूमियत की वजह से दिव्या को मन्नत के लिए बहुत ज्यादा घबराहट होती थी कि कहीं कोई उसकी बेटी का फायदा ना उठा ले, और एक माँ होने के नाते उसकी फिक्र करना जायज था। आदित्य ने प्यार से मन्नत की तरफ देखकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अच्छा, मुझे बताओ, उस गंदे लड़के और डेविल की टच में क्या डिफरेंस है? आदित्य की बात सुनकर मन्नत अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब हमारे डेविल टच करते हैं तो हमें बिल्कुल वैसा लगता है जैसे आप और मम्मा करते हो, पर जब हमें कोई और टच करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें गंदा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि वह हमें टच न करें। मन्नत ने साफ साफ शब्दों में अपने दिल की बात आदित्य और दिव्या के सामने रख दी। आदित्य ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम मन्नत को कपड़े पहना दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर आदित्य वार्ड से बाहर चला गया। दिव्या ने एक नज़र जाते हुए आदित्य की तरफ देखा और फिर मन्नत को उसके कपड़े पहनाने लगी। आदित्य ने बाहर आकर कॉरिडोर में यहाँ वहाँ देखा, पर उसे अथर्व कहीं भी नजर नहीं आया। उसने एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व कहाँ है? आदित्य का सवाल सुनकर बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, अथर्व सर तो चले गए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं अब ये छोटा शैतान क्या करने वाला है। सोचकर वह वहीं पर बैठ गया। कुछ देर बाद दिव्या आदित्य के सामने बैठी हुई थी और आदित्य की तरफ ही देख रही थी। आदित्य ने प्यार से कहा, जान, तुम्हें मुझसे कुछ कहने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वह तुम मेरे सामने रख सकती हो। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो कुछ भी हमारी मन्नत के साथ हुआ उसके बाद मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, चाहे वह अथर्व ही क्यों ना हो। वह एक लड़का है और अब वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसके अंदर फीलिंग्स जाग रही होंगी। अगर ऐसे में उसने मन्नत के साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। अथर्व मेरे लिए मेरे पहले बेटे की तरह है। भले ही अब वह पहले की तरह बात नहीं करता, पर मैं जानती हूँ कि वह मुझसे पहले की तरह ही प्यार करता है। हमें मन्नत को अथर्व के क्लोज नहीं जाने देना चाहिए। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती। मैं जानती हूँ कि अथर्व मन्नत की शादी कभी किसी और के साथ नहीं होने देगा, और अगर फ्यूचर में मन्नत और अथर्व की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होंगी, पर तब तक हमें उन्हें थोड़ा दूर रखना होगा। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, जान, तुम जानती हो कि अथर्व को मन्नत से दूर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अथर्व के लिए मन्नत क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। जो बात पहले तुम मुझे समझाती थी आज वही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हम जिस्म रूह से अलग नहीं कर सकते। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसके सीने पर अपना सिर रखकर रोने लगी। वहीं मन्नत दवाइयों के असर की वजह से फिर से हल्की नींद में चली गई थी। तभी सफाई करने वाली दो औरत आ गईं। वो दोनों आपस में बात कर रही थीं। उनमें से एक नज ने छोटी सी मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, कितनी प्यारी बच्ची है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी छोटी और प्यारी बच्ची के साथ कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कर सकता है। कितना का होगा वह लड़का जिसने इस छोटी सी बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सोचो, अगर इसके साथ रेप हो जाता तो इसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी है ये। ना पैसे की कमी है ना किसी और चीज की, पर फिर भी इसके पेरेंट्स इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। क्या जमाना आ गया है, आजकल लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं। वह दोनों औरतें आपस में बातें कर रही थीं। वहीं हल्की नींद में मन्नत, जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनकी बातें सुन रही थी, पर उसे समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वह साफ सफाई करके वहां से जा चुकी थी, और मन्नत भी नींद के आगोश में चली गई थी। दिव्या फिर से मन्नत के पास आकर बैठ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वह आज शाम को मन्नत को डिस्चार्ज कर देंगे। आदित्य अपने किसी ऑफिस के काम की वजह से वहां से चला गया था। दिव्या मन्नत के चेहरे को देखते हुए ही सोफे पर जाकर लेट गई, क्योंकि उसे भी नींद आ रही थी। करीब शाम के 4 बजे वार्ड का दरवाजा खुला और अथर्व अंदर आया। इस वक्त उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, उसके बाल भी बिखरे हुए थे और वह बेहद डरावना लग रहा था। अथर्व धीमे कदमों से चलता हुआ मन्नत के बेड के पास आकर खड़ा हो गया और मन्नत के छोटे से चेहरे को देखने लगा। तभी मन्नत नींद में अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। उसने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग डेविल। कहते हुए उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसके सामने अथर्व का डरावना चेहरा नजर आने लगा। पर उसका डरावना चेहरा देखकर मन्नत के चेहरे पर डर की जगह पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर अथर्व की कमर के अपने दोनों हाथ लपेटे हुए कहा, आप कहाँ थे डेविल? मन्नत के सवाल पर अथर्व ने शांति से कहा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। कहते हुए वह मन्नत के सिर को सहलाने लगा। मन्नत ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कहा, डेविल, हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज आप हमें बाहर लेकर चलो ना। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने छोटी आंखों से मन्नत की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठाकर वार्ड की ही बालकनी में आकर उसे लेकर बैठ गया।
अथर्व की गोद में मन्नत छोटी सी बिल्ली की बच्ची की तरह बैठी हुई थी। उसने अथर्व के गले में अपनी दोनों बाहें डाली हुई थीं और उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसके धड़कनों की आवाज सुन रही थी। अथर्व चुपचाप बाहर की तरफ देखते हुए मन्नत के सिर को सहला रहा था। तभी मन्नत ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, डेविल, हम आपसे कुछ पूछे। मन्नत की आवाज सुनकर अथर्व ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। मन्नत ने कहा, डेविल, ये रेप क्या होता है और किसने हमारे साथ रेप करने की कोशिश की? मन्नत का सवाल सुनते ही अथर्व की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी पकड़ मन्नत पर मजबूत हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, आपसे ये सब कुछ किसने कहा? और यह सारी बातें आपने कहाँ सुनी? अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर मन्नत ने घबराते हुए कहा, डेविल, पहले बताओ ना, रेप क्या होता है? क्या हमारे साथ रेप हुआ है? मन्नत का सवाल सुनकर अथर्व ने गुस्से में मन्नत को बाजू से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, बकवास बंद करो। अगली बार से आपके मुंह से यह शब्द नहीं निकलना चाहिए। और अब मुझे ये बताओ कि आपने ये कहाँ से सुना? अथर्व की मजबूत पकड़ को अपने कंधों पर महसूस करके मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, हम जब सो रहे थे तब दो नर्स आंटी हमारे रूम को साफ कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ रेप हुआ है और जबरदस्ती भी। हमें समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, इसलिए हमने आपसे पूछा। पर आप तो हम पर गुस्सा कर रहे हैं। हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। कहते हुए मन्नत अपने छोटे छोटे हाथों से अथर्व के सीने पर मुक्के मारते हुए सिसकने लगी। मन्नत की बात सुनकर अथर्व की पकड़ मन्नत पर और भी मजबूत हो गई। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरी मन्नत के आंसू आए हैं। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर प्रमोशन मत कीजिए। मैं प्यार से कह रही हूँ क्योंकि मेरी एंगेजमेंट डाउन जा रही है और यह सब सिर्फ आप लोगों की वजह से होता है। एपिसोड 29 अर्थवर टेक्स अ डिसीजन। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मन्नत को सिसकते हुए देखकर अथर्व ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, मन्नत, रोना बंद करो। तुम गुड गर्ल हो ना, और गुड गर्ल्स ऐसे नहीं रोते। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने सिसकते हुए कहा, तो फिर आप मन्नत को डांटते क्यों हो? वरना तो मन्नत गुड गर्ल है ना। गुड गर्ल को कोई डांटता भी नहीं है। वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करने लगी। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे अपने सीने से लगाकर बैठ गया। शाम के वक्त मन्नत को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अथर्व उसे अपनी गोद में लेकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अथर्व के साथ ही दिव्या और आदित्य भी थे। दिव्या के चेहरे पर काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। वहीं आदित्य बिल्कुल शांत था। दिव्या ने एक नज़र मन्नत और अथर्व की तरफ देखकर आदित्य से कहा, आदि, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहती कि जो हमारी बेटी के साथ एक बार हुआ वह दोबारा हो। और इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ, वह भी उस इंसान से जिस पर हमारी बेटी सबसे ज्यादा भरोसा करती है, तो वह पूरी तरह से टूट जाएगी। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिव्या, शांत हो जाओ। वो धीरे धीरे ही बात कर रहे थे, पर अथर्व जो कि उनसे कुछ ही कदमों की दूरी पर चल रहा था, उसके कानों में उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं और उसकी आंखें लगातार ठंडी होती जा रही थीं। उसने अपनी गोद में मन्नत की तरफ देखा, जो कि सुकून से सो रही थी। उन दोनों की बात सुनकर अथर्व की पकड़ मन्नत पर मजबूत होती जा रही थी। कुछ ही देर में अथर्व मन्नत को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। दिव्या और आदित्य भी दूसरी गाड़ी में बैठ चुके थे। अथर्व ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, सिंघानिया मैंशन। अथर्व की बात समझकर ड्राइवर ने गाड़ी सिंघानिया मैंशन की तरफ टर्न कर दी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, अब वक्त आ गया है। कहते हुए उसने मन्नत के माथे पर किस किया और अपनी आंखों को बंद करके गाड़ी की पिछली सीट पर टेक लगाकर लेट गया। उसने मन्नत का छोटा सा सिर अपने सीने पर रखा था। कुछ देर बाद अथर्व, आदित्य और दिव्या तीनों सिंघानिया मैंशन पहुंच चुके थे। अथर्व मन्नत को गोद में उठाकर उसके रूम में सुलाकर वापस आ गया था। और इस वक्त वह बेहदजीब तरीके से सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसके सामने बैठा आदित्य समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अथर्व यहाँ पर बैठा क्यों है। अथर्व कभी भी बेफिजूल में सिंघानिया मैंशन में नहीं रुकता था। वह तब तक ही सिंघानिया मैंशन में रुकता था जब तक वह मन्नत के साथ होता था। आदित्य काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था। उसके चेहरे की कंफ्यूजन देखकर अथर्व ने बेहद करारी आवाज में कहा, मुझे आपसे और आपकी वाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मिस्टर सिंघानिया। अथर्व की ऐसी आवाज सुनकर आदित्य हैरान हो गया। दिव्या जो कि किचन से बाहर आ रही थी, उसने भी अथर्व की बात सुन ली थी। अथर्व कभी भी उसे मिस्टर सिंघानिया की वाइफ कहकर एड्रेस नहीं करता था, पर आज उसने उसे मिस्टर सिंघानिया कहा था। दिव्या को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, क्योंकि उसके लिए अथर्व उसका पहला बच्चा था। अथर्व के जन्म के बाद उसने और कशिश ने ही अथर्व को संभालने में मदद की थी, और खुद का बच्चा ना होने की वजह से उसका जुड़ाव भी अथर्व के साथ काफी ज्यादा था। दिव्या भी शांति से आकर आदित्य के बगल में बैठ गई। अथर्व ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जो आप दोनों को बताना चाहता हूँ। अथर्व की बात सुनकर आदित्य और दिव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। अथर्व ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं 6 साल के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ। अथर्व की बात सुनते ही आदित्य ने हैरानी से कहा, यह क्या कह रहे हो तुम?
आदित्य के दिल में सबसे पहले यही आया, क्या अथर्व मन्नत को अपने साथ लेकर जा रहा है? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अथर्व और मन्नत एक दिन के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अथर्व ने सर्द नजरों से दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि किसी को लगता है कि मैं अपनी मन्नत का फायदा उठाना चाहता हूँ। किसी को लगता है कि मेरी वजह से मेरी मन्नत को तकलीफ होगी। कहते हुए अथर्व की नजरें दिव्या पर ही बनी हुई थीं। अथर्व की नजरों में इस वक्त नफरत नजर आ रही थी। अथर्व की बात सुनकर और उसकी नजरें दिव्या पर देखकर आदित्य ने खुद से कहा, क्या इसने हमारी बातें सुन ली? आदित्य के दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया। वहीं दिव्या भी अथर्व की आंखों को खुद पर महसूस करके काफी इनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने आदित्य के हाथ को मजबूती से अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने दिव्या और आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी तो जा रहा हूं, पर मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और तब मेरी मन्नत को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा पूरे हक के साथ। अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? और क्यों जा रहे हो? आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहाँ जा रहा हूँ यह मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझता। क्यों जा रहा हूँ यह आप और आपकी वाइफ समझ जाए। इतना तो कॉमन सेंस है ना आप दोनों के पास। और हाँ, मेरी मन्नत का ध्यान रखना। मैं अब उससे मिलने के लिए 6 साल बाद वापस आऊंगा। कहकर अथर्व बाहर जाने लगा। अथर्व की बात सुनकर आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वहीं दिव्या को भी आज खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह अथर्व के बारे में ऐसी बातें कैसे सोच सकती है, जबकि बचपन से लेकर आज तक अथर्व ने ही मन्नत का ध्यान रखा है। उसने जाते हुए अथर्व को देखकर तेज आवाज में कहा, अथर्व आई एम सॉरी। दिव्या की आवाज सुनकर अथर्व ने पीछे पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपकी सॉरी की जरूरत नहीं है। वह अपने पास रखिए। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से वहां से चला गया। अथर्व के जाते ही दिव्या धम्म से सोफे पर बैठ गई और उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं आदित्य अभी भी हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व खुद मन्नत से 6 साल दूर रहने की बात कर रहा है। जो 6 घंटे तक उसे देखे बिना नहीं रह सकता, वह कैसे 6 साल मन्नत से दूर रहेगा? ये सोचकर आदित्य को हंसी आ रही थी। उसने खुद से कहा, इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मैं जानता हूं, भले ही तुमने गुस्से में यह बात कह दी है, पर तुम कहीं नहीं जाने वाले। ये सोचकर उसने पलटकर दिव्या से कहा, तुम टेंशन मत लो। तुम तो जानती हो ना कि अथर्व मन्नत के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। और तुम 6 साल को लेकर टेंशन ले रही हो। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आदि। अथर्व कोई शरारती बच्चा नहीं है जो मजाक करें। वह सच कह रहा था। वह सच में चला जाएगा सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से। मैं बहुत बुरी हूं है ना? दिव्या की बात सुनकर और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर आदित्य ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। तुम तो मेरी प्यारी जान हो। अब ये सब छोड़ो, मैं बाद में कबीर से इस बारे में बात करूंगा। वैसे भी उसका बेटा कब क्या करता है यह उसे तो पता ही होता है। आखिर दोनों बाप बेटों का दिमाग एक ही डायरेक्शन में चलता है। फिलहाल तुम रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर के लिए मन्नत के पास बैठ जाओ। उसे इस वक्त अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने अपना सर हिलाया और वहां से रूम में चली गई। दिव्या के जाने के बाद आदित्य, जो कि दिव्या के सामने नॉर्मल होने का दिखावा कर रहा था, उसने अपना मोबाइल निकालकर कबीर का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से 2 रिंग बाद कॉल उठा लिया गया। दूसरी तरफ से कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बोलो क्या हुआ है? कबीर की गहरी सांसों की आवाज सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, हवसी आदमी। बेचारी कशिश को कच्चा निकल जाएगा। जब देखो तब उसके साथ कुछ ना कुछ करता ही रहता है। कभी तो छोड़ दिया कर उसे। आदित्य की बात सुनकर दूसरी तरफ से कबीर ने अजीब सी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे अंदर का स्टेमिना खत्म हो गया है और तुम अपनी वाइफ को खुश नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोग भी नहीं कर सकते। कबीर राठौर के अंदर बहुत स्टेमिना है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को खुश कर रहा था। अब अगर बकवास करने के लिए कॉल किया हो तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। कबीर की बात सुनकर आदित्य ने कहा, कबीर सुनो। आदित्य की आवाज सुनकर कबीर रुक गया। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज दिव्या की वजह से अथर्व बहुत नाराज हुआ है। उसने कहा है कि वह 6 साल के लिए मन्नत से दूर चला जाएगा। तुम उसे समझाओ। दिव्या को बस इनसिक्योरिटी हो गई थी। उसे अथर्व से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदित्य की बात सुनकर कबीर ने दूसरी तरफ से काफी देर तक कुछ नहीं कहा। आखिर में उसने बेहद नॉर्मल तरीके से कहा, यह अथर्व की जिंदगी है। उसे क्या करना है और क्या नहीं, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ना ही बचपन में उसे किसी चीज के लिए रोका था, ना ही अब रोकूंगा। इसलिए अगर बकवास करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अपनी लवली स्वीट हार्ट को सेटिस्फाई करना है। कहते हुए कबीर ने कॉल कट कर दिया। कबीर की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, साला ठरकी। वहीं दूसरी तरफ कबीर के ऑफिस में कॉल कट करते ही कबीर ने कशिश की तरफ देखा, जो कि अपनी गहरी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। कशिश कबीर को लंच देने के लिए ऑफिस आई थी और आते ही अपने शैतान पति के जाल में फंस गई थी। कबीर ने दोबारा कशिश को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, स्वीट हार्ट, चलो ना कुछ वाइल्ड करते हैं। कबीर की बात सुनकर कशिश ने रोने जैसा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो मुझे।
कहते हुए कशिश कबीर को धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर कबीर ने कशिश की नाजुक कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम अपने हैंडसम पति को मना कैसे कर सकती हो। कहते हुए वह दोबारा कशिश की गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। वह जानबूझकर कशिश को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था और उसकी कोशिश कामयाब हो गई। आखिर इतना हैंडसम और हॉट आदमी अगर आपके सामने हो तो कोई लड़की खुद को कैसे कंट्रोल कर सकती है। फिर तो कशिश के सामने उसका हैंडसम पति ही था। कबीर ने कशिश की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने केबिन में बने प्राइवेट रूम के अंदर आ गया। कशिश और कबीर अभी भी अपनी किस में खोए हुए थे। कबीर ने कशिश को अपने किंग साइज बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। कशिश ने गहरी सांस लेते हुए कबीर की तरफ देखा, जो कि उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसका शिकार हो। कशिश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, प्लीज वाइल्ड मत कीजिएगा, पहले से ही मेरी कमर दर्द कर रही है। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसके ऊपर आकर उसकी साड़ी की प्लेट्स को खोलते हुए कहा, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, मैं हूं ना कमर की मसाज करने के लिए, आखिर तुम्हारा हैंडसम पति किस काम आएगा। कहते हुए कबीर धीरे धीरे कशिश के कपड़े रिमूव करते हुए उसकी बॉडी पर किस करने लगा। कशिश भी गहरी सांसें लेते हुए अपने ठरकी पति को देख रही थी, जो उसे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ता था। कशिश ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, कबीर, कोई आ जाएगा प्लीज, हम घर जाकर करेंगे ना। कशिश की बात सुनकर कबीर ने टेढ़ी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह बिना पूछे कबीर राठौर के ऑफिस के अंदर कदम रख सके, इसलिए डोंट वरी। कहते हुए कबीर कशिश के ऊपर टूट पड़ा। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से नीचे पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे की प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। कशिश पूरे प्राइवेट रूम में चीख रही थी। कबीर उसके साथ काफी ज्यादा वाइल्ड था। कशिश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्लीज बी जेंटल। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसकी गर्दन पर हल्के से चूमते हुए कहा, आई कांट बी जेंटल स्वीट हार्ट। कहते हुए कबीर कशिश की पूरी बॉडी पर किस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगा। कशिश कबीर के बालों को पकड़कर उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि उसका शैतान पति अपनी मनमर्जी चलाए बिना नहीं रुकेगा। कबीर ने कशिश के थके हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हारा स्टेमिना बहुत खराब है, लगता है तुम्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है। कबीर की बात सुनकर कशिश ने रोते हुए कहा, मेरा स्टेमिना खराब नहीं है, बल्कि आपके अंदर कुछ ज्यादा ही स्टेमिना है, आप मुझे मार डालेंगे। कहते हुए कशिश रोने लगी। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसकी गर्दन को हल्के हल्के से चूमते हुए कहा, तुम तो मेरी जीने की वजह हो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं। कहते हुए कबीर प्यार से कशिश के होठों पर और चेहरे पर किस करने लगा। कशिश भी सिसकियां लेते हुए कबीर की किस को महसूस कर रही थी। एपिसोड 30, पहली मुलाकात अंशे में कशिश। ही गाइज, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद कबीर कशिश से अलग हो गया। कबीर के अलग होते ही कशिश ने रोते हुए कहा, जंगली आदमी, ठरकी आदमी, फिर से हमारी कमर तोड़ दी। कहते हुए कशिश सुबक सुबक कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर कबीर ने उसे छोटे से बच्चे की तरह अपने ऊपर लिटाते हुए कहा, डोंट क्राई स्वीट हार्ट, और रही बात मेरी, तो मैं जंगली हूं और ठरकी हूं। ये बात तुम्हें आज तो पता नहीं चली ना, 19 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। कबीर की बात सुनकर कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे भी पता है कि 19 साल हो चुके हैं, पता नहीं मैं क्यों उस दिन आपके पास आई। कहते हुए कशिश अतीत की यादों में चली गई। फ्लैशबैक, 19 साल पहले 17 साल की छोटी सी लड़की जिसने अभी अभी कॉलेज में एंटर किया था, वह अपने दोस्तों के साथ इस वक्त स्टेज पर डांस कर रही थी। यह कोई और नहीं कशिश थी, जो कि सिर्फ 17 साल की थी। कशिश के साथ उसके काफी सारे फ्रेंड्स थे। कशिश ने अपने एक दोस्त निखिल की तरफ देखते हुए कहा, निखिल, हम यहाँ पर कब तक रहेंगे, मुझे अब तक जाना है। कशिश की बात सुनकर निखिल ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, डार्लिंग, इतनी जल्दी घर जाने की क्या जरूरत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कहते हुए निखिल कशिश के साथ डांस करने लगा। निखिल कशिश का बॉयफ्रेंड था। दोनों 10th क्लास से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब वह दोनों एक साथ कॉलेज में एंटर कर चुके थे। निखिल कशिश के साथ उनके फ्रेंड्स दिव्या, रिया, अमन और सारांश भी मौजूद थे। सारांश और दिव्या दोनों रिलेशनशिप में थे और अमन और रिया दोनों भाई बहन थे। इन 6 लोगों का ग्रुप कॉलेज में बहुत फेमस था। कुछ देर बाद डांस करते करते वह सभी थककर नीचे आ गए। निखिल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, चलो ना आज ड्रिंक ट्राई करते हैं। निखिल की बात सुनकर कशिश ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, ड्रिंक पीना गलत होता है, हम ड्रिंक नहीं करेंगे। कशिश की बात सुनकर निखिल ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, क्या हुआ डार्लिंग, क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक भी नहीं कर सकती। कहते हुए निखिल मासूम सा चेहरा बनाकर कशिश को देखने लगा। निखिल का चेहरा देखकर कशिश ने अपना चेहरा झुकाते हुए कहा, हमें डर लगता है, हमने सुना है कि ड्रिंक करने के बाद इंसान पागल हो जाता है। कशिश की बात सुनकर निखिल हंसने लगा, साथ ही सारांश और अमन भी हंसने लगे। उन तीनों को हंसते हुए देखकर कशिश की आंखों में आंसू आ गए। उसने उदास सा चेहरा बनाकर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम तीनों हमारा मजाक उड़ा रहे हो। कशिश की बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर निखिल ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, डार्लिंग, तुम छोटी छोटी बातों पर रोने क्यों लगती हो, तुम बड़ी हो चुकी हो, यू आर 17 years old बिग गर्ल।
निखिल की बात सुनकर कशिश ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तुम्हें मेरे लिए ड्रिंक करना ही होगा। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? निखिल की बात सुनकर कशिश ने जल्दी जल्दी छोटे बच्चों की तरह अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद एक बड़े से टेबल पर निखिल, कशिश, दिव्या, सारांश, अमन और रिया बैठे हुए थे। रिया तो मजे से टल्ली हो चुकी थी और अमन उसे संभाल रहा था। वह जानता था कि उसकी बहन आफत की पुड़िया है। अमन ने रिया को संभालते हुए कहा, ओके यार, मैं घर जा रहा हूँ, वरना पता नहीं ये कौन से कांड करेगी, और घर जाने से पहले मुझे इसका नशा उतरना होगा, वरना अगर घर पर किसी को पता चल गया तो इसकी वजह से आज मेरी मौत होनी तय है। अमन की बात सुनकर वो चारों हंसने लगे। अमन रिया को लेकर वहां से निकल गया। अब टेबल पर सिर्फ निखिल, कशिश, दिव्या और सारांश मौजूद थे। निखिल और सारांश ने एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर कशिश और दिव्या की तरफ, जो एक ड्रिंक का ग्लास लेने के बाद ही नशे में टल्ली हो चुकी थी। निखिल ने कशिश को अपने करीब खींचकर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, डार्लिंग, हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। निखिल की बात सुनकर कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मासूम सी आवाज में कहा, पर हमें घर जाना है, बहुत देर हो गई ना, कल से हमें कॉलेज भी तो जाना है। कशिश की बात सुनकर निखिल ने प्यार से कहा, तुम अपने निखिल के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कहते हुए निखिल बहुत ज्यादा उदास नजर आने लगा। निखिल का उदास चेहरा देखकर कशिश ने अपना सर झुकाते हुए कहा, चलो हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। कहते हुए कशिश ने अपने छोटे छोटे हाथों से निखिल के बड़े से हाथ को पकड़ लिया। निखिल ने सारांश की तरफ देखा तो सारांश ने उसे आंख मारकर कुछ इशारा किया। निखिल ने कशिश को खड़ा किया तो कशिश के कदम लड़खड़ाने लगे। निखिल ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, डार्लिंग, जब मैं हूं तो तुम्हें अपने पैरों पर चलने की क्या जरूरत है? अपनी जान के लिए उसका गुलाम हाजिर है। निखिल की बात सुनकर कशिश खिलखिलाकर हंसने लगी। इस वक्त वह बेहद नशे में थी, जिस वजह से नहीं जान पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बस इतना जानती थी कि वह अपने प्यार, अपने बॉयफ्रेंड निखिल के साथ है, जिसे वह पिछले 3 साल से जानती थी। दिव्या ने कशिश की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से भी कुछ निकल नहीं रहा था। उसने सारांश की तरफ देखकर मासूम सी आवाज में कहा, सारांश, मुझे भी घर जाना है। सारांश ने भी दिव्या को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो ना, हम भी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। सारांश की बात सुनकर दिव्या कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। निखिल ने आंखों के इशारे से सारांश को हाँ कहा और दोनों कशिश और दिव्या को लेकर लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर आ गए। सारांश ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से याद है ना, हमें सेकंड फ्लोर पर ही आना था ना। निखिल और सारांश दोनों सेकंड फ्लोर के एक एक रूम में दिव्या और कशिश को लेकर चले गए। सारांश ने कशिश को बेड पर लिटाते हुए कहा, डार्लिंग, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं इंतजार करना, ओके? कशिश ने बच्चों की तरह अपना सर हिला दिया। सारांश ने भी दिव्या को एक बेड पर लिटाते हुए कहा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। कहकर वह बाथरूम में चला गया। दिव्या अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने पूरे रूम को देखते हुए कहा, मैं कहाँ आ गई? कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गई। तभी कशिश भी लड़खड़ाते कदमों से रूम से बाहर आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हम कहाँ आ गए? एक साथ सवाल करने के बाद वो दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगी। दिव्या ने कशिश का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो हम क्लब घूम लेते हैं, बहुत सुंदर है। कशिश ने भी नशे में अपना सर हिलाया और दोनों लिफ्ट के अंदर घुस गईं। दिव्या ने सारे बटन को देखते हुए कहा, हम कौन से बटन दबाएं? कशिश ने प्यारी सी आवाज में कहा, हम टॉप फ्लोर पर चलते हैं। कहकर उन्होंने 17th फ्लोर की बटन प्रेस कर दी। दोनों नहीं जानती थी कि वो किसी ऐसे जाल में फंसने वाली हैं जहां से निकलना उन दोनों के लिए नामुमकिन है। कुछ ही देर में लिफ्ट 17th फ्लोर पर आकर रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही कशिश ने खुशी से उछलते हुए कहा, हम सबसे ऊपर आ गए, हम सबसे ऊपर आ गए। कशिश की तरह ही दिव्या ने भी खुशी से कहा, हाँ, यहाँ से तो हम मुंबई की बिल्डिंग्स देख सकते हैं ना, जो छोटी छोटी नजर आएंगी। पर अब हमें जाना कहाँ है? सोचते हुए दोनों कॉरिडोर में घूमने लगीं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कशिश ने एक रूम की तरफ देखते हुए कहा, निखिल ने मुझे इस रूम में छोड़ा था, मैं निखिल के पास जा रही हूँ। कहते हुए कशिश लड़खड़ाते कदमों से रूम की तरफ जाने लगी। दिव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे भी सारांश ने इस रूम में छोड़ा था, मैं भी इसमें जा रही हूँ। कहते हुए दिव्या भी रूम के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ इसी फ्लो के एक बड़े से मीटिंग रूम में 2 20 साल के हैंडसम लड़के बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर इस वक्त बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। उनके सामने 3 लोग बैठे हुए थे जो गुस्से से उन्हें ही देख रहे थे। उनमें से एक लड़के ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर बजाज, आपके पास एक ऑप्शन है और वह ये है कि आप चुपचाप हमारी डील मान लें, वरना भगवान के पास चले जाएं। उस लड़के की बात सुनकर सामने बैठे मिस्टर बजाज ने गुस्से से कहा, कबीर राठौर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? उन्होंने इतना कहा ही था कि एक बुलेट उनके माथे के बीच जाकर लगी और वहीं पर उनकी सांसें थम गईं। उनकी हालत देखते ही उनके लेफ्ट और राइट बैठे दोनों आदमियों ने घबराकर जल्दी से पेन उठाकर पेपर पर साइन कर दिया, जिसे देखकर सामने बैठा कबीर सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराने लगा। कबीर के बगल में बैठे आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, मारने की क्या जरूरत थी, हाथ या पैर पर शूट कर देते।
आदित्य की बात सुनकर कबीर ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, लोगों के दिल में हमारा डर होना चाहिए और डर के लिए मौत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कहते हुए कबीर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। कहते हुए दोनों रूम से बाहर आ गए। आदित्य ने एक चाबी कबीर की तरफ उछालते हुए कहा, वह रहा तुम्हारा रूम। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। कहते हुए आदित्य अपने रूम की तरफ जाने लगा और कबीर अपने रूम के अंदर आ गया। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, उसे किसी ने पीछे से बाहों में पकड़ते हुए कहा, निखिल, तुम आ गए। अचानक से किसी के पीछे से गले लगाने की वजह से कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने झटके से उस इंसान को जमीन पर गिराते हुए कहा, कौन हो तुम? कहते हुए कबीर की नजरें उस पर ठहर गईं। कशिश जमीन पर गिरी हुई थी और अपने हाथों को पकड़कर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसने रोते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर कबीर की तरफ देखा। उसे नशे में कबीर का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। कशिश ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। तुम बहुत बुरे हो निखिल। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रोते हुए इस वक्त कशिश की प्यारी सी आवाज इतनी प्यारी लग रही थी कि कबीर उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था और ना ही उसे कुछ कह पा रहा था। कशिश ने रोते हुए अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, मुझे गोदी में उठाओ, मेरे पैर में चोट लग गई। कशिश की बातों में न जाने कैसा जादू था, कबीर ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब वह कशिश का चेहरा क्लियर देख पा रहा था। चांद की तरह दिखने वाला छोटा सा चेहरा, जिस पर कोई दाग नहीं, छोटी सी नाक जो कि इस वक्त रोने की वजह से लाल हो गई थी, होठों के नीचे छोटा सा काला तिल जो कि उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। कबीर तो जैसे उसे देखकर किसी और ही दुनिया में चला गया था। तभी कशिश ने कबीर के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, निखिल, तुम्हें दाढ़ी कब आ गई? कशिश के मुंह से निखिल सुनते ही कबीर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने कशिश की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आई एम नॉट योर निखिल स्वीट हार्ट, आई एम कबीर राठौर। कबीर की बात सुनते ही कशिश अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर कबीर को देखने की कोशिश करने लगी, पर उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम हमें उल्लू बना रहे हो, पर हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम जानते हैं कि तुम हमारे निखिल हो। कहते हुए कशिश कबीर के सीने पर अपना सर रखकर अपनी नाक उसके सीने पर रगड़ने लगी। कशिश की हरकतें कबीर को बेचैन कर रही थीं। उसे अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था, जो कि आज से पहले उसने कभी भी नहीं किया था। कबीर ने कशिश का चेहरा खुद से दूर करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, गलत कर रही हो, दूर रहो मुझसे। मैं आग हूं, जल जाओगी। कबीर की बात सुनकर कशिश ने मासूमियत से कहा, कोई बात नहीं, फिर हम पानी डाल देंगे। कशिश की बात और उसकी मासूमियत भरी आवाज सुनकर कबीर के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने कशिश की गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम क्यों मेरे पास आए? तुम क्यों इस शैतान के जाल में फंसने के लिए खुद आए? कहते हुए कबीर ने कशिश को बेड पर लिटा दिया। कशिश ने नशे में कबीर का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना किस करते हैं। कशिश की बात सुनकर कबीर की आंखें छोटी हो गईं। कशिश ने मासूमियत से कहा, टीवी में जैसे करते हैं ना, हमें बिल्कुल तुम्हें वैसे ही किस करना है। निखिल, हमें किस करो ना। कशिश के मुंह से निखिल सुनकर कबीर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, मैं निखिल नहीं, मैं कबीर राठौर हूं। कहते हुए कबीर ने कशिश के पिंक लिप्स की तरफ देखा, जो कि इस वक्त और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। अगले ही पल उसने कशिश के लिप्स पर अपने लिप्स रखे और उसे किस करने लगा। एपिसोड 31, इट जस्ट अ वन नाइट स्टैंड। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कशिश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर की तरफ देख रही थी, जो कि उसके होठों पर प्यार से किस करते हुए अब वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। कशिश ने कबीर को अपने छोटे छोटे हाथों से दूर धक्का देने की कोशिश की, क्योंकि अब उसे अपने होठों पर दर्द महसूस हो रहा था। पर कबीर तो जैसे कशिश के होठों को चबाने में लगा हुआ था। उसे कशिश के होठों का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वह चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आखिर में काफी देर तक कशिश के होठों पर किस करने के बाद जब कबीर को लगा कि अब कशिश सांस नहीं ले पा रही है, उसने कशिश के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया। कबीर के छोड़ते ही कशिश गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वह थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगी। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था, यहाँ तक कि उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। अपनी सांसों को कंट्रोल करने के बाद कशिश ने कबीर की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो। ऐसे कौन किस करता है? कशिश मर जाती तो। कहते हुए कशिश फिर से रोने लगी। उसने गुस्से से कहा, निखिल, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कशिश के मुंह से दोबारा निखिल सुनकर कबीर ने गुस्से से कशिश के बालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं निखिल नहीं हूं। आई एम कबीर राठौर, कबीर कहो मुझे। कबीर की पकड़ कशिश के बालों पर काफी मजबूत थी। कशिश ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है। कशिश की आवाज में दर्द था, पर फिर भी कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा मुझे कबीर कहो, मैं तभी तुम्हें छोड़ूंगा। कबीर की गुस्से भरी आवाज सुनकर कशिश ने सिसकते हुए कहा, कबीर। कशिश के मुंह से उसकी प्यारी सी आवाज में अपना नाम सुनकर कबीर को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सबसे प्यारा नाम उसी का है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और चेहरे पर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन।
उसने कशिश के छोटे से चेहरे की तरफ देखा, जो कि रोने की वजह से लाल हो गया था। उसके पिंक लिप्स भी कबीर के पैशनेट किस की वजह से सूजकर चेरी की तरह लाल हो गए थे। कबीर ने झटके से कशिश को अपनी गोद में बिठाकर उसके छोटे से चेहरे को देखते हुए कहा, ये निखिल कौन है? और तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रही हो? कबीर की बात सुनकर कशिश ने अपने गाल पर उंगली रखकर मासूमियत से कहा, निखिल? निखिल कौन है? कहते हुए वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टिमटिमाते हुए कबीर को देखने लगी। कबीर ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलते हुए कहा, मैंने कहा निखिल कौन है? कबीर की बात सुनकर कशिश ने क्यूट सी आवाज में कहा, निखिल तो कशिश का बॉयफ्रेंड है। कशिश ने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। कबीर ने उसकी गर्दन पर काट लिया था। कशिश ने गुस्से से कबीर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कशिश को काटा क्यों? कशिश को दर्द हो रहा है। छोड़ो कशिश को। कहते हुए कशिश कबीर की बाहों में कसम साने लगी। कबीर ने कशिश की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ना स्वीट हार्ट। ना, मेरी लाइफ में आना तुम्हारी मर्जी थी और अब तुम्हें यहाँ से जाने देना है या नहीं, यह मेरी मर्जी है। और मेरी मर्जी यह है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा हूँ। कहीं भी नहीं। इसलिए भूल जाओ सब कुछ। अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार को, अपने निखिल को, सबको भूल जाओ। और तुम्हारा जो कोई भी है वह सिर्फ मैं हूँ। कबीर की बात सुनकर कशिश की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, नहीं, मुझे निखिल के पास जाना है। वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने कहा था कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कबीर जैसे जैसे कशिश की बातें सुन रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से से कशिश के बालों को पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा ना, भूल जाओ सबको। अब तुम सिर्फ कबीर को जानती हो, सिर्फ कबीर राठौर को। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान है और वह हूं मैं। बाकी सब तुम्हारी जिंदगी से उसी वक्त दूर हो गए थे, जब तुम इस रूम में आई थी। कबीर की बात सुनकर कशिश ने रोते हुए कहा, नहीं, छोड़ो मुझे। मुझे मेरे निखिल के पास जाना है। कशिश के मुंह से बार बार एक ही बात सुनकर कबीर ने कशिश को बेड पर पटकते हुए कहा, निखिल के पास जाना है? क्यों? वह तुम्हें सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करता हूँ। कहते हुए कबीर कशिश के ऊपर आ गया और उसके होठों को वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। कशिश रोते हुए कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर कबीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। कबीर ने रोती हुई कशिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम कभी किसी और को ना देखो। कहते हुए उसने कशिश की ड्रेस को फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। कशिश सिर्फ 17 साल की थी। उसकी बॉडी अभी भी बच्चों की तरह थी। वह दिखने में इतनी प्यारी थी कि कबीर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कबीर ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा स्वीट हार्ट। पूरी तरह से और हमेशा हमेशा के लिए। कहते हुए कबीर कशिश के ऊपर टूट पड़ा। कुछ ही देर में कशिश की चीखें पूरे रूम में गूंज रही थीं। साथ ही वह रोते हुए कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। पर कबीर तो जैसे रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। अपनी पूरी 20 साल की उम्र में वह पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया था और अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कबीर की वाइल्डनेस की वजह से कशिश बेहोश हो चुकी थी, पर फिर भी कबीर नहीं रुका। वह खुद को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी वह अधूरा था। पर अब कशिश को हासिल करने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य के रूम में, आदित्य जब रूम में आया तो उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। पानी की आवाज सुनकर आदित्य कंफ्यूज हो गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वह तेज कदमों से चलता हुआ बाथरूम के पास आया। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। आदित्य ने झटके से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर आते ही सामने का नजारा देखकर उसकी सांस गले में अटक गई। सामने इस वक्त शॉवर के नीचे बिना कपड़ों के दिव्या खड़ी थी और शॉवर के नीचे गोल गोल घूमते हुए पानी की बूंदों को यहाँ वहां उछाल रही थी। इस तरह से किसी लड़की को अपने बाथरूम में नेकेड हालत में देखकर आदित्य की सांस गले में अटक गई थी। कबीर की तरह वह भी कभी लड़कियों के करीब नहीं जाता था। दोनों ही सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। आदित्य दरवाजे पर इस वक्त किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। तभी उसने देखा, दिव्या शावर का पानी बाथरूम में उछालकर नाच रही है। यह एहसास होते ही आदित्य तेज कदमों से दिव्या के पास आ गया। उसने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, कौन हो तुम? और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें किसी ने मुझे सेड्यूस करने के लिए भेजा है? कहते हुए आदित्य की आवाज सख्त हो गई। आदित्य की आवाज सुनकर और अचानक से किसी के खींचने की वजह से दिव्या घबरा गई। पर अगले ही पल वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर आदित्य की तरफ देखने लगी। उसने प्यार से कहा, सारांश, तुम आ गए। तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। दिव्या के मुंह से किसी और लड़के का नाम सुनकर आदित्य उसे गुस्से से घूरने लगा। उसने दिव्या के चेहरे की तरफ देखा, जो कि नशे की वजह से लाल लग रहा था। आदित्य ने झटके से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आ गया। आदित्य को इस वक्त अजीब सा लग रहा था क्योंकि दिव्या ने कुछ नहीं पहना हुआ था। दिव्या ने आदित्य की तरफ देखकर प्यारी सी आवाज में कहा, सारांश, तुमने कहा था ना हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर मुझे गर्मी लग गई तो मैं नहाने के लिए चली गई। ये बाथरूम कितना खूबसूरत है ना? दिव्या लगातार बातें कर रही थी। वहीं आदित्य की हालत खराब हो रही थी।
उसने दिव्या को लाकर बेड पर पटक दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसके हाथों में अभी भी दिव्या की सॉफ्ट बॉडी का टच वह महसूस कर पा रहा था। आदित्य के बेड पर पटकते ही दिव्या उठकर खड़ी हो गई। उसने आदित्य के पास आकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, सारांश, बताओ ना कौन सा क्वालिटी टाइम। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, वरना जो कुछ भी आगे होगा उसमें तुम्हारी गलती होगी। कहते हुए आदित्य दिव्या को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा, पर दिव्या किसी बंदर के बच्चे की तरह आदित्य से चिपक गई। आदित्य दिव्या की बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस होते हुए महसूस कर रहा था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, वह गहरी गहरी सांस ले रहा था। दिव्या अपनी नाजुक सी उंगली आदित्य के होंठों पर रखते हुए बोली, तुम्हारे होंठ कितने सुंदर हैं सारांश, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। दिव्या की बातें और उसकी हरकतें आदित्य का दिमाग खराब कर रही थीं। अगले ही पल उसने दिव्या को बेड पर पटकते हुए कहा, आगे जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी वजह से होगा, मैंने नहीं कहा था मेरे रूम में आने के लिए। कहते हुए आदित्य खुद दिव्या के ऊपर जाकर उसे किस करने लगा। दिव्या हैरानी से आदित्य को देख रही थी, पर आदित्य तो जैसे दिव्या के लिप्स को किस करते हुए पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। वह दिव्या को किस करते हुए उसकी बॉडी पर अपने हाथ फेर रहा था, साथ ही धीरे धीरे दिव्या की शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी कमर को सहला रहा था। दिव्या को इस वक्त अपनी बॉडी में अजीब सा सेंसेशन पैदा होता हुआ महसूस हो रहा था। वह आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। काफी देर बाद आदित्य ने दिव्या के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया। दिव्या गहरी गहरी सांसें लेते हुए आदित्य की तरफ देख रही थी। गहरी सांस लेने की वजह से दिव्या की बॉडी आदित्य की बॉडी से टच हो रही थी। आदित्य ने दिव्या की तरफ देखकर बेहद सेडिक्टिव वॉइस में कहा, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। कहते हुए आदित्य दिव्या की कॉलर बोन से लेकर उसकी कमर तक अपने होंठ चलाने लगा। दिव्या गहरी सांसें लेते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, सारांश, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा मत करो ना प्लीज। दिव्या के मुंह से सारांश नाम सुनकर आदित्य ने गुस्से से दिव्या की तरफ देखा और वाइल्ड तरीके से उसे किस करने लगा। कुछ ही देर में दिव्या और आदित्य एक हो चुके थे। आदित्य काफी ज्यादा वाइल्ड तरीके से दिव्या के साथ इंटीमेट हो रहा था। दिव्या की हालत खराब हो चुकी थी। वह रोते हुए आदित्य को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य रुकने के लिए तैयार नहीं था। काफी देर बाद जब आदित्य ने महसूस किया कि दिव्या बेहोश होने की कगार पर है, वह दिव्या के ऊपर से उठकर उसके बगल में आकर लेट गया। दिव्या भी रोते हुए सो गई। अगली सुबह कबीर और कशिश के रूम में। कशिश अंगड़ाई लेकर उठने की कोशिश करने लगी, तो उसे अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस हुआ। उठकर बैठते ही वह रोने लगी। उसे ये भी एहसास नहीं था कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। कशिश रोने लगी। कशिश के रोने की आवाज सुनकर कबीर की भी आंख खुल गई। उसने कशिश की तरफ देखकर उसे झटके से अपने करीब खींचते हुए कहा, रोना बंद करो स्वीट हार्ट। अचानक से किसी की आवाज सुनकर कशिश घबरा गई। उसने डरते हुए कहा, आप कौन हो, छोड़ो हमें। कहते हुए कशिश कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। कबीर ने कशिश पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने पास खींचते हुए कहा, आई एम योर डेस्टिनी एंड योर फ्यूचर। कबीर की बात सुनकर कशिश हैरानी से उसे देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आदित्य के रूम में सूरज की किरणें आदित्य और दिव्या दोनों के चेहरे पर पड़ी। आदित्य ने कमर सीधी करने की कोशिश की तो उसके सीने पर सर रखकर सो रही दिव्या की आंख खुल गई। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे अपने सर और अपनी बॉडी में दर्द महसूस हुआ। उसने रोते हुए खुद की तरफ देखा और कहा, ये सब क्या है। कहते हुए उसने बगल में लेटे आदित्य की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम। दिव्या की आवाज सुनकर आदित्य ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, मैं कौन हूं ये जानने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहां से जा सकती हो। आदित्य की बात सुनकर दिव्या चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या किया है मेरे साथ। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आदित्य ने अजीब तरह से दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या किया है ऐसा, क्या मतलब है, तुम्हें समझ नहीं आता या फिर नासमझ होने का दिखावा कर रही हो। इट्स जस्ट वन नाइट स्टैंड बेबी। कहते हुए आदित्य अपना मुंह दूसरी तरफ फिर कर लेट गया। वहीं उसकी बात सुनकर दिव्या अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।